गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम लोग व्याकरण के 2 पाठ को पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो दोनों पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, व्याकरण भाषा रूपी वृक्ष का प्राण है, इसीलिए ये भाषा के विभिन्न नियमों का आकलन करता है। अब हम वर्ण विचार के बाद हम शब्द विचार पाठ पढ़ेंगे। आप तो जानते हैं कि सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, क्योंकि व्याकरण में नियम है कि हम निरर्थक शब्दों को सम्मिलित नहीं करते। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल एक ही वर्ण होता है और शब्दों के माध्यम से ही अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं। शब्दों को आपस में मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं जो हमारे मन के विचारों को बहुत ही सरलता से व्यक्त करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण में वही शब्द जो सार्थक हो, उन्हीं शब्दों को मिलाकर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। अब शब्द की परिभाषा। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा है, क्योंकि हमने आपको ऊपर बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एक ही वर्ण में अपनी सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। इसलिए एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक या अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा है। अब हम सार्थक शब्दों का चूंकि इसमें वर्णन करते हैं, तो उस हिसाब से शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है रचना के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। शब्दों के भेद, शब्दों के 4 प्रकार के भेद माने गए हैं। अर्थ, उत्पत्ति, रचना और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। हमने आपको शुरू में ही बताया कि हम निरर्थक शब्दों को मान्यता व्याकरण में नहीं देते हैं, इसलिए अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्दों की परिभाषा है उसमें वही शब्द जिनके सार्थक अर्थ होते हैं, अर्थात वो शब्द जो अपना एक अर्थ रखते हैं, मतलब रखते हैं, उन्हें ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द जो कोई अर्थ ही नहीं होता, अर्थात अर्थहीन शब्द को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। सार्थक के भी 4 प्रकार होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। बच्चों, आपने पर्यायवाची और विलोम तो समझ लिया होगा, क्योंकि आप हमेशा पर्यायवाची और विलोम पढ़ते आए हैं अब तक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एकार्थी और अनेकार्थी। एकार्थी शब्द जो है वो केवल एक ही अर्थ देने वाले शब्दों को कहा गया है। जो व्याकरण में केवल एक अर्थ प्रयुक्त करता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे छत है, पहाड़ है,
दीवार है इत्यादि। अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं। अनेकार्थी शब्द कहे गए हैं, जैसे अब भेद है, अगर भेद शब्द हमने लिखा तो उसके एक अलग से अर्थ भी आते हैं, जिसे हम रहस्य भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं। जैसे आपने ऊपर में शब्द की परिभाषा में भेद लिखा है कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, जिसे हम प्रकार भी कह सकते हैं, और भेद का एक अर्थ रहस्य भी होता है, इसलिए उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चूंकि एकार्थी शब्द में एक अर्थ और अनेकार्थी शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। अब आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द लगभग एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। और विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ बताता है, जैसे आपने अगर रात लिखा तो उसका विलोम हो जाएगा, विपरीत अर्थ हो जाएगा दिन। तो इस प्रकार हम सार्थक शब्दों के आधार अर्थात उसके भी 4 आधार माने गए हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अब दूसरा आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द की कोई परिभाषा नहीं होती, अर्थात हम ये कहते हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अब हम जैसे रोज बोलचाल की भाषा में चाय शब्द का प्रयोग करते हैं, तो चाय के साथ हमने वाय शब्द को जोड़ दिया, पानी के साथ वाणी शब्द का प्रयोग किया, तो पानी और चाय तो सार्थक है, लेकिन ये वाय और वाणी ये बोलचाल की भाषा में अपने आप आ जाता है, इसलिए हम इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर हमने भेद पढ़ा उसका, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अब हम दूसरा पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के भेद पढ़ेंगे। उत्पत्ति अथवा स्रोत, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। तो ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि तत्सम शब्द है क्या। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होता है, वही तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे हम तत्सम शब्द में संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं संस्कृत शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हम हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, अर्थात वो शुद्ध शब्द माना जाता है। तद्भव शब्द जो थोड़े बदलाव के साथ आते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। और देशज जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, क्षेत्रीय भाषा जो होती है, उन बोलियों से, उन भाषाओं के कुछ कुछ शब्द हमारे हिंदी में आ जाते हैं, प्रयोग होने लगते हैं, उसे हम देशज कहते हैं। और विदेशी जो हमने विदेशी भाषाओं से अपने शब्दकोश में उनको जगह दिया है, उसे हम विदेशी कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द जैसे दिवस है, अग्नि है, इसी का बदला हुआ रूप, जैसे दिवस का दिन, अग्नि का आग। उसी प्रकार देशज है जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे जानवर है, चिड़िया है। और विदेशी शब्द जो बाहर से हमने लिए हैं, अब जैसे अंग्रेजी से लिया है, ट्रक है, कॉलेज है इत्यादि। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी ये उसके प्रकार हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तीसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पर।
लेकिन इस रचना के आधार पर पढ़ने से पहले हम एक शब्द पढ़ेंगे जो उत्पत्ति के आधार पर ही सम्मिलित हो जाता है उसके अंतर्गत, उसको हम कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जिन एक नए शब्द का निर्माण हम करते हैं उसे हम व्याकरण में संकर शब्द कहते हैं। जैसे अब अंग्रेजी के एक शब्द और एक शब्द हिंदी के, जैसे अंग्रेजी का सिनेमा और हिंदी का घर, तो दोनों मिला के सिनेमा घर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए एक नए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। अब तीसरा हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। आपको ये पता है कि सभी शब्दों का अपना एक अलग अर्थ होता है, हर शब्द अपना अलग अर्थ रखता है और किसी भी शब्द को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर एक नए शब्द को बनाते हैं, और जब हम नए शब्द को बनाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसे हम रचना के आधार पर बने हुए शब्द कहते हैं। रचना का तात्पर्य बनावट से है। हम रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और केवल एक विशेष अर्थ के लिए जो प्रचलित है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी है, किताब है, अलमारी है इत्यादि। अब इनके अगर हम खंड करते हैं तो इससे हमको सार्थक शब्द निकल के नहीं मिलता, इसलिए हम इसे रूढ़ शब्द कहते हैं और यही मूल शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में हम दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिले हुए शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे दो सार्थक शब्दों को मिलाते हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, घुड़सवार, तो ये दो अलग अलग सार्थक शब्द हैं, खंड हैं, उनको मिलाकर हमने एक अच्छा शब्द, सार्थक शब्द बनाया, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित है और जिससे हम उनके सार्थक खंड भी कर सकते हैं, अर्थात हम उनके टुकड़े कर सकते हैं। अब जैसे पवन पुत्र, पवन पुत्र हनुमान को कहा गया है, ये योग रूढ़ शब्द है जो किसी दूसरे के लिए भी प्रचलित किया जाता है, अर्थात केवल हनुमान जी के लिए। अब चतुर्भुज अर्थात विष्णु जी, नीलकंठ अर्थात शिव जी, तो जब हम इसके सार्थक खंड करते हैं तो उसका एक अलग अर्थ निकलता है और किसी विशेष अर्थ के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए हम इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आपने समझा कि हमने रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, मूल शब्द अर्थात यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों को पढ़ा, जिसको हम अच्छे से समझ पाए हैं। अब चौथा प्रकार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी, जिसका आपको आगे के पाठ में भी इसकी व्याख्या की जाएगी, विकारी और अविकारी का। तो अभी आप
बहुत ही संक्षिप्त में समझने का प्रयास करिए कि जिनका प्रयोग वाक्यों में परिवर्तित रूप में किया जाता है, अर्थात हम जिनका जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में तो उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, अर्थात उसमें बदलाव ला सकते हैं। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्दों में वचन, काल, विभक्ति, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन अर्थात बदलाव। और विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये 4 ऐसे शब्द हैं जो हम विकारी शब्द हैं और इनके वजह से वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इसे हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। अब दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो केवल और केवल अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं और उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अविकारी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं, अर्थात बिना बदलाव के। और इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मय बोधक। तो इन अविकारी शब्दों का वर्णन हम आगे के पाठ में करेंगे, लेकिन अविकारी शब्दों का भी प्रयोग इन 4 प्रकार से होता है और इसके वजह से हम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते, इसलिए हम इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। फिर अगले चैप्टर में हम लोग एक साथ मिलेंगे, तब तक आप कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्दों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? शब्द किसे कहते हैं? शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, अविकारी और विकारी शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बेटा।